गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, जो कि जंतुओं में भी मैंने आपको बताया था और पादपों में भी बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि उत्सर्जन क्या है, होता क्या है उत्सर्जन। तो शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन आदि के फलस्वरूप हानिकारक एवं विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। यानी कि हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में पाचन होता है भोजन का, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको आप बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते, संचित करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए उन पदार्थों का जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी क्रिया को, जब अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या है। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगर आपको बच्चों परिभाषा आती है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले कि जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, यानी कि एक्सक्रीशन इन एनिमल। बच्चों, विभिन्न प्रकार के जंतु उत्सर्जन हेतु विविध रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके अंदर अलग अलग तरीके के अंग होते हैं और उन्हीं की सहायता से ये अपने शरीर से उत्सर्जन करते हैं। इसी कारण विभिन्न प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जी अंग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। वास्तव में उत्सर्जन का प्रकार जंतु की मौलिक संरचना पर निर्भर करता है, यानी कि जिस प्रकार का जंतु का शरीर निर्माण होता है, उसी तरीके का उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकलता है और उसी प्रकार जो है उत्सर्जन अंग या उत्सर्जी अंग भी हर विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अमीबा। अमीबा क्या होता है बच्चों? छोटा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो उसमें किस तरीके से उत्सर्जन होगा तो वो देखेंगे कि अमीबा, जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्रोटोजोअन व प्रोटिस्ट है, ये एक कोशिकीय जीव भी है बच्चों। तो श्वसन की प्रक्रिया में इस एक कोशिकीय जीव की कोशिका में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका कला के माध्यम से विसरण द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो ये जो क्या प्रक्रिया है, विसरण क्या होती है? जब पदार्थ एक जगह से जहाँ पे सांद्रता ज़्यादा है उसकी, वहाँ से दूसरी ओर जाते हैं जहाँ पे सांद्रता कम है, तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहेंगे या फिर विसरण कहेंगे, जो कि मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ा रखा है। इस जीव में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो किस प्रकार का होता है? कौन सा होता? अमोनिया होता है। तो अमोनिया बच्चों जल में अत्यंत विलय गैस है, यानी कि वो घुलनशील गैस है। यह भी सरल विसरण द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। अमीबा में अतिरिक्त जल संकुचनशील रिक्तिका द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। यह क्रिया परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है, यानी कि शरीर के बाहर जब जो कि बेकार की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल दी जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं बच्चों? परासरण या फिर नियमन कहते हैं। यह प्रक्रिया भी उत्सर्जन से संबद्ध है। अब देखेंगे बच्चों पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम जैसे सीलिएट, प्रोटोजोअन, प्रोटिस्ट में स्थायी संकुचनशील रिक्तिका होती हैं। इसमें अस्थायी होती हैं अमीबा में, लेकिन पैरामीशियम में कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं, और इनके ही सहायता से उत्सर्जन होता है बच्चों।
स्पंजों यानी कि जैसे कि स्पंज कौन कौन से जीव होते हैं जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्पंज कहलाते हैं। निडेरियन है यानी सिलेंट्रेट है में कई विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। इनमें उत्सर्जन शरीर की सतह से ही होता है। कहाँ से होता है, शरीर की जो बाहरी सतह होती है इसके द्वारा ही होता है। अन्य जंतुओं में उत्सर्जी अंग बच्चों अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कुछ आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। जैसे जो चपटे कृमि होते हैं, जैसे कि आपके पेट के आंतों में पाए जाते हैं, ये टेप वॉर्म है, ठीक है। ये कैसे हैं, ये चपटे कृमि, इनके अंदर बच्चों किस प्रकार का उत्सर्जी अंग होगा, फ्लेम सेल होगा। इसे क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। गोल कृमि में बच्चों उत्सर्जन नलिका होती है यानी एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है। और एनेलिड जैसे कि आप कहें कि जो केचुआ होता है उसके अंदर नेफ्रीडिया पाया जाता है। कीट हैं जैसे कि आपका कॉकरोच है, इसमें मैलपीजियन नलिका होती है यानी कि मैलपीजियन ट्यूब्यूल होता है। फिर क्रस्टेशियंस जो होते हैं उनमें ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मॉलस्क यानी कि जो आपके घोंघे होते हैं इनमें किडनी होती है। और जो कशेरुकी जंतु होते हैं, कशेरुकी जंतु वो होते हैं बच्चों जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो उनमें क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। वृक्क यानी कि किडनी पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या है, ठीक है। तो मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो एक जोड़ी वृक्क होते हैं यानी कि एक जोड़ी किडनी होते हैं जो आपके शरीर के अंदर पाए जाती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों क्या होंगे, कौन कौन से होते हैं, त्वचा होगी, यकृत है, फेफड़े हैं, आंत्र है आदि भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो हम अगर ये पूछा जाए कि आपके शरीर में अन्य कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, तो आप बताएंगे त्वचा, यकृत, फेफड़े, आंत्र, और जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो कौन से हैं, एक जोड़ी वृक्क है। अब देखेंगे कि मनुष्य के वृक्क की संरचना किस प्रकार की है। तो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। वृक्क यानी कि किडनी। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क उत्सर्जी अंग होते हैं। कितने होते हैं, यानी कि संख्या में ये 2 होंगे यानी कि एक जोड़ी होंगे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं यानी कि रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होंगे। बायां वृक्क दाहिने वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। कहाँ होगा, थोड़ा सा आगे होगा। प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे से कुछ आगे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे से एक गोल अधिवृक्क ग्रंथि जुड़ी होती है। अधिवृक्क यानी कि ये एक एड्रिनल ग्लैंड जुड़ी होगी जिससे कि एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं। ये आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन जो कार्य होते हैं उनमें वो सहायता करती है। वृक्क का बाहरी किनारा उभरा हुआ होता है किंतु भीतरी किनारा धसा हुआ होता है। कभी आपने अगर सेम का बीज देखा हो या फिर आप कह रहे हैं राजमा अगर आपने देखा हो, तो राजमा का एक सिरा जो होता है वो उभरा हुआ होता है और एक सिरा जो होता है वो धसा हुआ होता है। तो इसी तरीके से वृक्क का भी जो होता है संरचना बिल्कुल उसी तरीके की होगी। एक हिस्सा जो है जो बाहरी उभरा हुआ होता है और एक हिस्सा किनारे जो है वो धसा हुआ होता है जिसमें से मूत्र नलिका निकलती है यानी कि यूरेटर निकलती है। इस धसे हुए स्थान को हाइलस कहते हैं। मूत्र नलिका एक पेशीय थैले नुमा मूत्राशय में खुलती यानी कि जो मूत्राशय यानी कि एक थैली के आकार का एक संरचना पाई जाती है जो कि जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। मूत्राशय में संचित मूत्र समय समय पर शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। जब मूत्राशय में मूत्र अधिक समय तक अधिक मात्रा में एकत्रित होने लगता है फिर ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों ये देखिए मैंने आपको एक संरचना बना रखी है यहाँ पे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। यहाँ देखिए दो मैंने आपको यहाँ पे एक तो है दो आपको यहाँ पे वृक्क दिखाई दे रहे हैं। एक है दायां वृक्क, दूसरा है बायां वृक्क। देखिए जो बायां वृक्क है थोड़ा सा आगे है और दायां वृक्क पीछे यानी बायां आगे और दायां पीछे है। और देखिए एक महाशिरा और एक महाधमनी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। और बाएं वृक्क और दाएं वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि दिखाई दे रही है। ठीक है, अब वृक्क से बच्चों यहाँ पे
धमनी और वृक्क शिरा भी आपको दिखाई दे रही है। वृक्क से मूत्र नलिका जो है कहाँ पे कहाँ कहाँ आकर के जुड़ रही है, मूत्राशय में जुड़ रही है, और फिर ये मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र यहाँ से। ठीक है, तो ये इस अगर आपको उत्सर्जन अंग मनुष्य का बनाने को आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसी तरीके का अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अब देखेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना क्या है, यानी कि अगर आप वृक्क को बीच से काट देते हैं तो ये किस प्रकार की संरचना होगी वो देखेंगे। तो वृक्क के भीतरी धसे हुए किनारे के मध्य में कीप के आकार की खोखली संरचना होती है। इसे पेल्विस कहते हैं। वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। देखिए कि जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखा रखा है कि यहाँ पे जो मेडुला रीजन है वो अंदर की ओर है, उसके बाद उसके अंदर एक और है, और सबसे बाहरी रीजन क्या कहलाता है, बाहरी जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। उसके बीच में मेडुला है और सबसे अंदर जो पेल्विस है। पेल्विस से बच्चों देखिए मूत्र नलिका निकल रही है। इधर आपको नेफ्रॉन दिख रहा है, तो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो होती है वो बहुत ही छोटी संरचना पाई जाती है यहाँ पे, और ये लाखों की संख्या में होती हैं। नेफ्रॉन के कारण ही जो है मूत्र जो है एकत्रित होता है। ठीक, यानी कि मूत्र जो है वो बनता है। ये नेफ्रॉन किधर स्थित होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपको स्थित होता है। जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स और मेडुला के जो बीच के हिस्सा है उसमें ये स्थित होता है। अब देखते हैं प्रत्येक वृक्क में लाखों की संख्या में सूक्ष्म व लंबी कुंडलित वृक्क नलिकाएं यानी कि नेफ्रॉन होती हैं। यह वृक्क की संरचनात्मक एवं एक क्रियात्मक इकाई है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन ये आता है 1 नंबर के या ऑब्जेक्टिव नंबर में आता है, बहुविकल्पीय में आता है कि नेफ्रॉन क्या है, तो आप लिखेंगे ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नलिका के 2 सिरे होते हैं। कितने होते हैं? 2 सिरे होते हैं। एक सिरा तो संग्रह नलिका में खुलता है और दूसरा सिरा एक प्याले जैसी संरचना में एक प्याले जैसी रचना बनाता है। इसे बोमेन संपुट कहते हैं या फिर बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक, ये जैसे कटोरे नुमा होता है। इसके अंदर कोशिकाओं की एक गांठ होती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह रीनल धमनी की अभिवाही धमनिका की कोशिकाओं से बनता है, यानी एफरेंट आर्टेरियोल से बनता है बच्चों। इन कोशिकाओं के दूसरे सिरे मिलकर अपवाही धमनिका बनाते हैं, यानी इफरेंट आर्टेरियोल बनाते हैं। अपवाही धमनिका बोमेन संपुट से बाहर निकल कर वृक्क नलिका के चारों ओर कोशिका जाल बनाती है। तो कौन बनाएगी? ये बनाएगी एफरेंट आर्टेरियोल बनाएंगी। प्रत्येक वृक्क नलिका में जो होते हैं वो बच्चों उसके निम्न भाग होते हैं। पहला है बोमेन संपुट, दूसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा है हेनले लूप। वृक्क नलिकाएं एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलती है। वृक्क नलिका किसमें खुलेगी बच्चों? एक बड़ी संग्रह नलिका में खुलेगी। प्रत्येक संग्रह नलिका पिरामिड में खुलती है। वृक्क में 10 से 12 पिरामिड दिखाई देते हैं जो अपने सक्रिय भाग द्वारा पेल्विस में खुलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी पहले बता रखा है कि जो किडनी का जो अंदरूनी भाग है वो पेल्विस कहलाता है। वो बच्चों वहाँ पे वृक्क में 10 से 12 पिरामिड दिखाई देते हैं जो अपने सक्रिय भाग द्वारा पेल्विस में खुलते हैं। ये देखिए मैंने आपको नेफ्रॉन का यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है। तो जो बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट में केशिका गुच्छ होता है, यानी कि ग्लोमेरुलस होता है। और जो बोमेन संपुट है यहाँ पे वृक्क धमनी की शाखाएं होती हैं और शिराएं भी होती हैं। उसके बाद ये वृक्क जो है जो संग्रह वाहिनियों में खुलता है जाकर के। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे से ये पेल्विस रीजन में जाकर के मिलता है। उसके बाद ये यूरेटर यानी मूत्र नलिका और मूत्राशय में जाकर एकत्रित होता है। उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं वृक्क की क्रियाविधि क्या है। तो वृक्क का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थों जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो
फंक्शन है इसका वो क्या है कि शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बने हैं, जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल को रुधिर से अलग करना होता है। ठीक है, और वो किसके रूप में अलग होगा? मूत्र के रूप में अलग होगा, और ये फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों जो वृक्क रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जल व लवणों को शरीर से निकालकर जल संतुलन व लवण संतुलन को बनाए रखता है। यदि अगर शरीर में अधिक मात्रा में अगर आपके लवण आ चुका है या फिर कहें कि जल आ चुका है तो उसका भी संतुलन यह वृक्क ही करता है। वृक्क नलिका की मैलपीधी कणिका में उपस्थित केशिकाओं के जाल ग्लोमेरुलस में एक अपेक्षाकृत चौड़ी रुधिर वाहिनी से रुधिर प्रवेश करता है। केशिकाओं के जाल के बाद रुधिर को ग्लोमेरुलस से बाहर लाने वाले रुधिर वाहिनी अपेक्षाकृत सक्रिय होती है। अतः ग्लोमेरुलस में जितना रुधिर प्रवेश करता है उतना बाहर नहीं निकलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, यहाँ रुधिर का दाब बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा दाब। इस अधिक दाब पर क्या होता है कि रुधिर कोशिकाओं और प्रोटीन को छोड़कर रुधिर का अधिकांश भाग जो है ग्लोमेरुलस की पतली भित्ति से छनकर संपुट में आ जाता है। इस छने हुए द्रव में अधिकांश क्या होता है बच्चों, जल होता है तथा अन्य घुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्लूकोस है, अनेक लवण आदि भी होते हैं। छन्नी की इस क्रिया को बच्चों क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म निस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विधि द्वारा ही जो है मूत्र का निर्माण होता है। जब यह छना हुआ द्रव्य वृक्क नलिका के कुंडलित भाग में आगे बढ़ता है तो उस भाग की रुधिर केशिकाओं इसमें उपस्थित लाभप्रद पदार्थ जैसे कि ग्लूकोस है, कुछ लवण है, जल है आदि को अवशोषित करके पुनः रुधिर में पहुंचा देती है। यानी कि अगर एक्स्ट्रा कोई हमारे शरीर से जो लवण है वो निकल रहा है या जल निकल रहा है तो उसको फिर से जो है जो रुधिर केशिकाएं हैं वो उसको फिर से अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद जो धीरे धीरे वृक्क में यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ जल व अन्य हानिकारक लवण रह जाते हैं। ये मूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मूत्र, यानी कि यूरिन कहलाता है। मूत्र वृक्क नलिका से संग्राहक नलिकाओं में होता हुआ मूत्र वाहिनी में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? मूत्र वाहिनी में पहुंचता है। मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्र मूत्राशय में पहुंच जाता है और समय समय पर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार जो है मूत्र बनता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते बच्चों मूत्र है क्या, यानी कि यूरिन है क्या। जैसे आप कभी कभी जो डॉक्टर आपसे कहते हैं ना कि यूरिन टेस्ट कराइए या मूत्र का जो है आप टेस्ट कराइए, तो ये मूत्र है का क्यों टेस्ट कराते हैं? क्योंकि उनमें कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जिसके कारण वो पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सी बीमारी आपके अंदर पनप रही है। ठीक है, तो ये भी देखते हैं। तो वैसे मूत्र क्या होता है, उसका रंग कैसा होता है वो देखेंगे। ये हल्के पीले रंग का हल्का अम्लीय तरल है। इसमें लगभग 96% जल, 2% यूरिया, सूक्ष्म मात्रा में लवण, यूरोक्रोम, अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मूत्र की संरचना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों इसमें, कि जो यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, अब देखेंगे वृक्क का कार्य क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य तो यही है कि उत्सर्जन होता है। ये शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा है बच्चों परासरण नियमन। परासरण नियमन क्या होता है कि यदि हमारे शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा हो रही, जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, वो शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। और यदि अगर शरीर में जल की मात्रा कम है तो उसको अधिक जल अवशोषित बाहर नहीं निकालता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे या फिर परासरण नियमन कहते हैं बच्चों। ठीक है,
अब देखेंगे क्या होता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि किसी व्यक्ति में अगर जो वृक्क है अपना कार्य नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा उसके शरीर में। तो जो कार्यक्षम वृक्कों की उपस्थिति बच्चों जंतु की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक है, यानी कि उसकी सर्वाइवल के उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। तो शरीर से उपापचयी अपशिष्टों का हटाना एक महत्वपूर्ण अनुरक्षण प्रक्रिया है, यानी कि जो शरीर जब हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो उसको बाहर निकालना, ठीक है। क्यों बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि हमारे शरीर जो है वो हमारे शरीर में जो ज़रूरी पदार्थ है उनका मेंटेनेंस बना रहे हमारे शरीर में, और जो बेकार के पदार्थ हैं यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है वो बाहर निकाल देना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का जमा होना जीवन के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। निम्न कारक जो हैं वो वृक्क के कार्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है इसका समय समय पर बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारक होते हैं जो वृक्क के कार्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि संक्रमण। आपके शरीर में कोई अगर संक्रमण हो जाता है या फैल जाता है या चोट लग जाती है, इसके कारण जो है वृक्क जो है अपना कार्य करना थोड़ा सा जो है वो उसका डिसबैलेंस हो जाता है, वो कार्य करना प्रॉपर तरीके से नहीं कार्य कर सकता है। फिर है वृक्क में बाधित सीमित या अल्प रुधिर प्रवाह, यानी कि अगर उसमें सही तरीके से रुधिर का प्रवाह नहीं हो रहा है तब भी जो है वृक्क अपना कार्य नहीं करेगी, या फिर बहुत अधिक रक्तचाप यानी हाई बीपी हो रहा है तो भी अपना ढंग से कार्य नहीं करेगा वृक्क, या फिर कुछ ड्रग्स ले लिया गया है तो भी जो है वृक्क अपना कार्य उचित रूप से नहीं करेगा। वृक्क का काम करना बंद कर देना या वृक्कीय असफलता एक गंभीर समस्या है, यानी अगर किसी व्यक्ति में किडनी या फिर वृक्क अपना काम नहीं करती है तो गंभीर रूप ले लेती है, गंभीर समस्या बन जाती है। समय से उपचार ना होने पर बच्चों व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसका स्थायी उपचार ये है कि वृक्क प्रत्यारोपण, यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर किडनी जो है वो खराब हो गई है तो हम उसकी जगह दूसरी किडनी लगा सकते हैं। उसी को कहते हैं बच्चों वृक्क प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, जो उपयुक्त दाता का एक वृक्क रोगी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, यानी कि जो दे रहा है यानी कि जो डोनर है वो जो अपनी किडनी दे रहा है उसको रोगी व्यक्ति के अंदर जो है वृक्क जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। एक व्यक्ति सिर्फ एक वृक्क से सामान्य जीवन यापन कर सकता है, और यदि अगर उस व्यक्ति के अंदर जो किडनी है एक है तो वही जो है उसका पूरे कार्य शरीर का कर सकती है, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकाल सकती है। जो कार्य दो किडनी कर सकती है वो एक कार्य एक किडनी कर सकती है बच्चों। तो जब प्रत्यारोपण संभव नहीं होता है, यानी अगर ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वृक्क अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है या फिर प्रत्यारोपण हेतु गुर्दा उपलब्ध नहीं होता है, तब बच्चों उस व्यक्ति को यानी उस बीमार व्यक्ति को डायलिसिस की सहायता दी जाती है, यानी डायलिसिस पे रखा जाता है उसको। अब देखेंगे डायलिसिस क्या है बच्चों। तो डायलिसिस जो है हीमोडायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करती है, ठीक है। मरीज के वृक्क जब पर्याप्त रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं तब डायलिसिस की सहायता ली जाती है। तो क्या होता है बच्चों, जो कृत्रिम निस्यंदन है आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन की सहायता से रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को पृथक करना डायलिसिस कहलाता है, यानी कि उसमें आर्टिफिशियल रूप से उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है अपशिष्ट पदार्थों को। तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। अब देखेंगे बच्चों, जिस प्रकार जंतुओं में उत्सर्जन होता है लेकिन पादपों में भी उत्सर्जन होता है, लेकिन उसका जो तरीका होता है, उसका जो विधि होती है वो अलग तरीके की होती है। कि जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि पादप में पादप जो होते हैं एक ही स्थान पे स्थिर होने के कारण उनकी उपापचयी दर भी बच्चों कम होती है। साथ ही पादपों के अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों की तरह
उत्तरजीविका के लिए घातक नहीं होते हैं। अतः पादपों में विशिष्टीकृत उत्सर्जी तंत्र अभाव होता है, यानी उनके अंदर एक विशिष्ट उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। पौधे इन अपशिष्ट पदार्थों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर भिन्न भिन्न रणनीतियाँ अपनाते हैं, कि यानी कि अलग अलग तरीका वो लोग अपनाते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ उनके शरीर से बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकालने के लिए। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ग्रहण करते हैं पौधे और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन किस रूप में निकाल रहे हैं बच्चों, वो एक तरीके से उत्सर्जन के रूप में निकाल रहे हैं। इसकी अधिकांश मात्रा दिन के समय विसरण द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का प्रयोग पौधे अपने श्वसन में कर लेते हैं। श्वसन की क्रिया में बच्चों क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। दिन के समय अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर बच्चों श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, तो रात के समय श्वसन में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। जिस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी तरीके से पौधे भी जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उपापचयी रूप से निर्मित जल व अतिरिक्त अवशोषित जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पादपों द्वारा मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि जब उपापचय द्वारा जो जल निकल रहा है उसको भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पादप जो है बाहर निकाल देते हैं बच्चों। अब देखेंगे बच्चों कि पौधों में उत्सर्जन हेतु कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो किसी भी बड़े आकार के पादप में बहुत बड़ी मात्रा मृतक ऊतकों जैसे कि छाल होती है, कार्क होती है, द्वितीयक जाइलम होते हैं आदि की होती है। पीछे आपने देखा ना पौधों के ऊपर जो एक छाल बन जाती है, ठीक है। इन भागों में जमा अपशिष्ट पदार्थ पादपों में जैव प्रक्रमों को प्रभावित नहीं करते हैं क्या, ठीक है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं पौधों में, ये पौधों के अंदर जो जैव प्रक्रम उनके होता है उनको कदापि ये प्रभावित नहीं करते, वो एज इट इज़ होते रहते हैं उनके अंदर। कुछ पौधे जो हैं वो गोंद, रेजिन आदि के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का स्रावत करते हैं। आपने गोंद नाम बहुत सुना है, खाया भी है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, ये पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है जो कि शरीर से बाहर निकाला जाता है। पौधे नियमित रूप से अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन भागों में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं जो पत्तियों के साथ पौधों से अलग हो जाते हैं। कुछ पादप अपने अपशिष्ट पदार्थों को रिक्तिकाओं में संचित कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि उनके अंदर आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो पादप होते हैं उनके अंदर रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर जो है कोशिका का जो क्षेत्र वो घेरे होते हैं उनमें भी अपशिष्ट पदार्थ जो है संचित रहते हैं। रिक्तिका में उपस्थित पदार्थ पादप की कार्यकी को प्रभावित नहीं करते हैं। कुछ पौधों में जड़ें अपने अपशिष्ट पदार्थों को आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देती हैं। कुछ पौधे अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल के रूप में विभिन्न कोशिकाओं में संचित रखते हैं, जैसे कि सिस्टोलिथ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत पौधे जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ को है बाहर निकालेंगे और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ बच्चों जो है उत्सर्जन समाप्त होता है, साथ ही आपका जो जैव प्रक्रम पाठ है वो भी समाप्त होता है। अगर बच्चों इस पाठ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, तथा आप लोग जितने भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं सब आप अपने कॉपी में लिख करके ग्रुप में डालें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।